मणिपुर 41%, मिजोरम 88%, नागालैंड 90%, मेघालय 75%। क्या आपको पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सारी स्टेट्स क्रिश्चियन मेजोरिटी हैं, लेकिन सिर्फ इंडियन साइड में नहीं बल्कि म्यांमार की चिन और काचिन स्टेट्स और बांग्लादेश के चित्तगोंग हिल ट्रैक्स में भी काफी हाई क्रिश्चियन प्रेजेंस है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। आज से सिर्फ 100 साल पहले 1901 सेंसस के हिसाब से अनडिवाइडेड आसाम में 1% से भी कम क्रिश्चियंस थे। अब आप सोचोगे कि ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्सफुली या वॉयलेंस से कन्वर्ट किया होगा, लेकिन आपको जान के शॉक लगेगा कि 1951 यानी देश की इंडिपेंडेंस के बाद भी इन स्टेट्स में 25% से भी कम क्रिश्चियंस थे। तो सिर्फ 50-60 सालों में, और वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया में, ऐसा क्या हुआ कि इन सभी स्टेट्स की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई? और कैसे बांग्लादेश प्रोटेस्ट और मणिपुर में हुए वायलेंस का भी इससे डायरेक्ट रिलेशन है? और न सिर्फ यूएस गवर्नमेंट बल्कि अमेरिकन डीप स्टेट का भी इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो कैसे इंडिया का फिर से एक पार्टीशन हो सकता है? आइए समझते हैं। इस सब की शुरुआत होती है साल 1813 से, जब ब्रिटेन में एक चार्टर एक्ट पास होता है जिससे क्रिश्चियन मिशनरीज की इंडिया में एंट्री पॉसिबल हो जाती है। इससे पहले इनकी एंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैन करी हुई थी, क्योंकि इनको डर था कि रिलीजियस कन्वर्जेंस के कारण आम लोग इन पे भड़क जाएंगे और इनका यहाँ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे मिशनरीज की प्रेजेंस इंडिया में बढ़ने लगती है, और पहला मिशनरीज का ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट में एंटर होता है वो श्रीरामपुर बंगाल से था। लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये बहुत जल्दी अपना मिशन बंद कर देते हैं और साल 1835 में ये अमेरिकन बैप्टिस्ट सोसाइटी को ट्रांसफर हो जाता है। इसी सोसाइटी के कैप्टन जेनकिंस ये तक कह देते हैं कि अगर कोई फैमिली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है तो वो उन्हें 1000 रुपए एज सपोर्ट भी देंगे, जो आज के लाखों रुपए के बराबर है। लेकिन इसके बाद भी ये काफी अनसक्सेसफुल रहते हैं और 70 साल बाद यानी 1900s तक भी बहुत कम लोग ही कन्वर्ट होते हैं। हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेघालय में थी और वो भी सिर्फ 6%। अब आप सोचोगे कि इतने पैसे मिलने के बाद भी इतने कम कन्वर्जन क्यों? तो देखिए, इतने डेंस फॉरेस्ट में मिशनरीज का रहना वैसे ही बहुत मुश्किल था, और अलग अलग ट्राइब्स के जो लीडर्स थे इनको हमेशा शक की नजर से देखते थे। लेकिन ये चीज चेंज होने लगी ईयर 1930s के आते आते, जब ज्यादा फंडिंग मिलने के कारण बहुत से मिशन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खुलने लगे, और ये सब देख के कई ट्राइब्स धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने लगी। अच्छा, अब आप ये सोचो कि ये वीडियो बायस्ड है या किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ बात रिलीजन की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल प्लान की है, जिसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़ के एक नया देश बनाने की बात हो रही है, और इसमें यूएस का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और आप सिर्फ कुछ मैप्स को समझ लो, चीजें अपने आप सेंस बनाने लगेंगी। तो इस मैप पे नजर डालो। ये 1900s के ब्रिटिश इंडिया का मैप है, जब ये स्टेट्स अलग अलग नहीं होती थी और ये सब यूनाइटेड आसाम प्रोविंस के अंडर आता था। तब इनमें से कई स्टेट्स या तो डिस्ट्रिक्ट थी या कुछ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट थी। अब 1931 में यहाँ के रिलीजन परसेंटेज की बात करें तो नागालैंड में 13.6%, मेघालय में 15.7%, मणिपुर में 2%, अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 0% और हाईएस्ट मिजोरम में 47.5% क्रिश्चियंस थे। अब इसको आज से कंपेयर करें तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय की ऑलमोस्ट पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। मणिपुर में भी नागाज और कुकीज ट्राइबल पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ भी 41% के साथ क्रिश्चियनिटी मोस्ट फॉलोड रिलीजन बन चुका है, और अरुणाचल प्रदेश में भी 30% से ज्यादा पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुकी है, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में अब ये मेजॉरिटी भी हो गए हैं। अब अगर आप ठीक से स्टेबल पे नजर डालो तो देख पाओगे कि 1950s तक भी मिजोरम के अलावा सभी स्टेट्स में 30% या उससे भी कम क्रिश्चियंस थे, और अरुणाचल प्रदेश में तो ये ऑलमोस्ट 0% थे। लेकिन 1951 के बाद तो मानो पूरे डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए। जो चीज अंग्रेज 130 सालों में नहीं कर पाए वो सिर्फ 50 सालों में कैसे हो गया, और यहाँ की पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा हाथ था जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्री हैंड दे दिया, और एक ब्रिटिश मिशनरी वेरियर एल्विन को ट्राइबल पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे एडवाइजर बना दिया। एल्विन की एडवाइस पे नेहरू ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हिंदू साधुस की एंट्री बैन करवा देते हैं।
इसके अलावा क्रिश्चियन कन्वर्ट्स को ट्राइब से ना निकाला जाए, इसके लिए वो रिलीजियस फ्रीडम और ट्राइबल ऑटोनॉमी जैसे एक्ट भी बना देते हैं। और तो और उस टाइम के आर्मी जनरल KM करियप्पा भी उन्हें एडवाइस देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आउटसाइड रिलीजियस इन्फ्लुएंस आने से नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है, लेकिन नेहरू इसको भी फॉलो नहीं करते। अब ये डेटा देख के आपको शायद समझ आ रहा होगा कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम रिलीजन की नहीं है, बल्कि सिस्टमेटिक मास रिलीजन चेंज की है, जो एक जियोपॉलिटिकल मकसद को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और ये मकसद है एक नई कंट्री बनाना, एक ऐसी कंट्री जो यूएस की परमानेंट एलाय बन सके बे ऑफ बंगाल रीजन में। अच्छा, ये नई कंट्री की डिमांड अलग अलग नामों से काफी टाइम से होती रही है, और इसी चक्कर में नॉर्थ ईस्ट में काफी वायलेंस और सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी हुए हैं। जैसे साल 1946 में इंडिया के इंडिपेंडेंस से सिर्फ एक साल पहले ही नागा लीडर्स नागालैंड की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं और एक बहुत बड़ा एरिया क्लेम करते हैं और इसको नागा लिम बुलाते हैं। इसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बहुत सारा एरिया शामिल था, जहां नागा पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसे ही 1980s में कुकीलैंड और 1990s में जोगाम जैसे मूवमेंट भी जोर पकड़ते हैं, जिसमें जो ट्राइब्स मिजोरम और उसके आसपास का एरिया क्लेम करते हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन एरिया निकलता है जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमेशा से हुए हैं, और यही वो एरिया है जहां यूएस एक नई कंट्री बनाना चाहता है। इसमें इंडियन साइड पे पूरे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय शामिल है, और अरुणाचल प्रदेश और आसाम के नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा म्यांमार के चिन और काचिन स्टेट्स और सगाइंग रीजन के कुछ नागा डोमिनेटेड टाउनशिप्स। और फाइनली ये एंड होता है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश के चित्तगोंग हिल ट्रैक्स रीजन में, जहां 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसमें टोटल 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है और करीब 15 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें 70% से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। अब आप इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलो, इसके पहले इस क्लिप को सुनो। As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. ये वीडियो किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप के लीडर का नहीं है, बल्कि मिजोरम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का है, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में। अब इससे क्या समझ आता है? अभी भी अगर आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है तो एक बार बांग्लादेश का केस देख लो। 7 जनवरी 2024 शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जनरल इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी जीत रजिस्टर करती है। टोटल 300 में से 224 सीट्स जीत के ये अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स आते ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पब्लिकली ये स्टेटमेंट रिलीज करता है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। उनका कहना था कि शेख हसीना ने इलेक्शन जीतने के लिए ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के मास अरेस्ट करवाए और गलत तरीके से इलेक्शन जीते। इसके लगभग 5 महीने बाद मई 2024 को शेख हसीना मीडिया को ये बताती हैं कि इलेक्शन होने के पहले एक वाइट मैन उनको हैसल फ्री इलेक्शन विन दिलाने की डील देता है, जिसके बदले में एक फॉरेन कंट्री को मिलिट्री बेस बनाने दिया जाए बांग्लादेशी टेरिटरी के इस सेंट मार्टिन आइलैंड पे। इस चीज को शेख हसीना पूरी तरह रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि इससे बांग्लादेश की सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता था। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि इस एरिया में मिलिट्री बेस को डिनाई करने से उनका पॉलिटिकल करियर एंड भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो यहाँ एक न्यू क्रिश्चियन स्टेट बनने की चेतावनी भी देती हैं, जैसा यूएस ने इंडोनेशिया में किया था, और ईस्ट तिमोर एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनी थी, और बाद में वहाँ यूएस मिलिट्री बेस भी बने। ये सारी बातें होने के सिर्फ 2 महीने बाद बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं। शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ता है और इंडिया में रेफ्यूज लेना पड़ता है। यहाँ भी वो मीडिया को यही कहती हैं कि अगर उन्होंने मिलिट्री बेस बनने दिया होता तो वो आराम से प्राइम मिनिस्टर बनी रहती। इसके अलावा सबसे शॉकिंग चीज वो ये बताती हैं कि ये नई कंट्री बनना सिर्फ बांग्लादेश को तोड़ना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का पार्ट है। अब आप सोचोगे ये एलिगेशंस तो शेख हसीना के हैं, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? तो एक बार इंडिपेंडेंट सोर्सेज को देख लें। इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से यूएस की CIA एक्टिवली नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में तो अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च के लिंक भी अमेरिकन इंटेलिजेंस से मिले हैं, जहां चाइना को काउंटर करने के लिए क्रिश्चियन कंट्री का नैरेटिव पुश किया गया है। और तो और हर कुछ टाइम में यूएस का कोई थिंक टैंक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट्स निकालता है और बांग्लादेशी गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज को फ्रीडम देने के लिए कहता है। और सबसे डेंजरस चीज तो ये कि बांग्लादेश के यूएस एम्बेसडर पीटर हास पूरे इलेक्शन के टाइम हेविली इन्वॉल्व थे।
ऑपोजिशन के साथ मीटिंग करना, पॉलिटिकल टॉक्स करना, वो ये सब कर रहे थे जिससे बांग्लादेश में यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। अब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट खत्म होते हैं और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए पीएम बनते हैं। इनके पीएम बनते ही सिर्फ 60 दिनों में यूएस बांग्लादेश के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर लेता है। और एक बहुत मिस्टीरियस चीज भी होती है, जहां ढाका के एक बहुत पॉश एरिया की होटल वेस्टन में एक सीनियर यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर टेरेंस एरावेल जैक्सन की डेड बॉडी मिलती है। अब ये सब तो बांग्लादेश के अंदर हो रहा था, लेकिन इससे जस्ट पहले इंडिया के मणिपुर में भी भयंकर वायलेंस और दंगे हो रहे थे, और इसमें भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन्हीं सब चीजों का था। जहां मेती हिंदूज जो मणिपुर वैली में रहते हैं, उनका क्लैश हिल्स में रहने वाली कुकी-चिन ट्राइब्स से हुआ था, क्योंकि हिल वाली ट्राइब्स क्रिश्चियन है और ये पूरा बवाल एसटी कैटेगरी स्टेटस के लिए हुआ था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आम प्रोटेस्ट था जो वायलेंट हो गया, जैसा अक्सर हो जाता है, तो आप पहले ये देखो 1901 में मणिपुर में मेती 60% और कुकी सिर्फ 14% थे, जो 2022 में अब 30% हो गए और मेती सिर्फ 45% बचे हैं। जैसे 1971 से 81 के बीच मणिपुर वैली में जहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 32% था, वहीं हिल्स में ये 100.19% था, जो इलीगल इमिग्रेशन की वजह से हुआ था। ये इमिग्रेशन म्यांमार से होती है क्योंकि वहाँ आर्मी रूल है और हर चीज की बहुत प्रॉब्लम है, और इंडिया में घुसना भी आसान है क्योंकि पूरी बॉर्डर डेंस फॉरेस्ट से गुजरती है और अच्छे से कहीं फेंसिंग भी नहीं है। और मणिपुर में हिस्टोरिकली भी कुकीज प्रेजेंट थे ही, तो म्यांमार से आने वाले कुकीज का यहाँ सेटलमेंट आराम से हो जाता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से कुकी-चिन ट्राइब्स के सेटलमेंट को इंटरनेशनल चर्चेस और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हेविली फंड करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों की फंडिंग आखिर होती कैसे है? तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बैप्टिस्ट चर्चेस और एवेंजेलिकल मिशनरी ग्रुप्स वगैरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड कलेक्ट करते हैं। वहां से ये रीजनल क्रिश्चियन मिशंस और एनजीओस के थ्रू मेजर सिटीज और कैपिटल्स जैसे कोलकाता, ढाका, यंगोन, इनमें एंटर होते हैं। फिर ये लोकल चर्चेस और ट्राइबल क्रिश्चियन बॉडीज को मिलते हैं, जो शिलोंग, कोहिमा और चित्तगोंग जैसी सिटीज में होता है, और फाइनली वहां से ये पूरे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन पैसों का यूज मेनली चर्चेस और मिशन स्कूल वगैरह बनाने के लिए होता है। अब इतने सोर्सेस और अलग अलग इवेंट्स देख के आप ये तो समझ गए होंगे कि यूएस कितना डेस्परेट है यहाँ इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। लेकिन अब सवाल आता है कि इतना डेस्परेशन क्यों? अमेरिका को यहाँ ऐसा क्या मिल रहा है? तो देखिए, इस टाइम पे अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, और चाइना का 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट और ट्रेड सिर्फ इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। इसके अलावा चाइना CMEC यानी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, जो म्यांमार के एक डीप सी पोर्ट क्याओप्फ्यू से लैंड के थ्रू चाइना से कनेक्ट होता है। अब ये दोनों ही ट्रेड रूट्स बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं, और इस पूरे रीजन में यूएस का कोई भी परमानेंट एलाय नहीं है, और ना किसी कंट्री में यूएस का कोई मिलिट्री बेस है। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए उसे इंडिया या बांग्लादेश पे डिपेंड होना पड़ता है। और अभी के टाइम पे बे ऑफ बंगाल पे इंडिया का ऑलमोस्ट फुल कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे जाने के लिए भी इंडिया के ग्रेट निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच से होके जाना पड़ता है, और ये पैसेज भी बहुत नैरो है। इसीलिए चाइना की ऑयल सप्लाई ब्लॉक करना इंडियन सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ वो कंट्री बन जाती तो यूएस उसमें अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बना लेता और इंडिया और चाइना दोनों पे नजर रखता। लेकिन इससे इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती, क्योंकि यूएस की इंडिया पे डिपेंडेंस खत्म हो जाती और बे ऑफ बंगाल में यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता। और सबसे डरावनी बात कि इंडिया अपना बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक एरिया खो देता। लेकिन ये चीज आपको जितनी इम्पॉसिबल लगती है उतनी है नहीं। जब जब यूएस को किसी रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाना था, तब तब वहाँ नए देश बने हैं, जैसे इंडोनेशिया से टूट के ईस्ट तिमोर और सूडान से अलग होके साउथ सूडान। वैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ऑलमोस्ट 70 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें हर स्टेट की अलग ट्राइब का अपना अलग इंसर्जेंट ग्रुप है, और इन सब की डिमांड आपस में क्लैश करती है। इसीलिए आज तक भी इंडिया इनसे प्रॉपरली पीस नहीं करवा पाया है। लेकिन थैंकफुली अब नॉर्थ ईस्ट की लोकल पॉपुलेशन धीरे धीरे ही सही लेकिन इंडिया से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अब वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, हाईवेज, इन सब से वहां जाना अब और एक्सेसिबल हो गया है। बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को वहां की सिक्योरिटी पे और स्पेशली बॉर्डर्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि मणिपुर वायलेंस इसका एग्जाम्पल है कि अभी भी सिक्योरिटी में काफी कमी है। अब ये तो नॉर्थ ईस्ट में एक मेजर इशू है, लेकिन और भी एक बहुत बड़ा इशू है कश्मीर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर, लद्दाख और जम्मू ये सब एरियाज एक दूसरे से कितने अलग हैं? और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असल में कश्मीर है ही नहीं। तो फिर कश्मीर एग्जैक्टली है कहाँ? इस वीडियो पे क्लिक करो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आपसे वहीं मिलते हैं।